तो लास्ट टाइम हम उत्प्रेरक पढ़ रहे थे और उत्प्रेरक में हमने दो प्रकार से उनका वर्गीकरण किया था। तो बता सकते हो क्या क्या वर्गीकरण था? किस किस आधार पर हमने उत्प्रेरकों को दो प्रकार में बांटा था? पहला प्रकार क्या था? भौतिक अवस्था के आधार पर, तो उसमें क्या क्या था? समांगी और विषमांगी। दूसरा क्या था? रासायनिक क्रिया के आधार पर। किस आधार पर? क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर कौन कौन से थे? धनात्मक था, ऋणात्मक था, स्वतः था और जैव उत्प्रेरक था। तो हमने धनात्मक और ऋणात्मक को भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। हाँ, जैव भी नहीं पढ़ा था, स्वतः भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो नेक्स्ट, स्वतः उत्प्रेरक। ये क्या होता है स्वतः उत्प्रेरक? स्वतः उत्प्रेरक किसको बोलोगे आप? नहीं, स्वतः का देखो, जैसे मान लो आप इस रिएक्शन की तरफ देखो, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई है, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, है ना, इधर इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3 CH2 COO CH3, है ना, या इथाइल एसीटेट ले सकते हैं, मिथाइल एसीटेट ले सकते हैं, है ना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपन क्या ले सकते हैं इसके अंदर? एस्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने पीछे जो एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं। उस एग्जांपल के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O O, इधर ले लेते हैं C2H5, ये ले लिया अपन ने। ठीक है, हमें क्या कराना है? इसका रिएक्शन करानी है। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टर, और इस एस्टर का नाम होता है इथाइल एसीटेट। ठीक है ना, इथाइल एसीटेट का आपको कराना है जल अपघटन। ठीक है ना, अम्लीय माध्यम के अंदर जब हम कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है यहाँ पे एक तो CH3 CH2OH प्लस एक बनता है CH3 C डबल OH। ठीक है, CH3 CH2OH क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल। और ये है आपका एसिटिक एसिड, या जिसको हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में जो ये उत्पाद है एसिटिक अम्ल, ये किसकी तरह काम करने लग जाता है? उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाता है। जैसे मान लो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है उस टाइम तो क्या होगा? इथाइल एसीटेट रहेगा, है ना। इनका तो निर्माण उस टाइम बहुत ज्यादा नहीं हो रखा होगा, है ना। तो होगा क्या कि शुरुआत के अंदर इसकी सांद्रता अधिक होती है, उत्पादों की सांद्रता कम रहती है ना। उत्पादों की मात्रा, सांद्रता से मान लो मात्रा, ठीक है ना, इनकी मात्रा क्या रहती है? कम रहती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद में क्या होगा, रिएक्शन जैसे जैसे होने लगेगी वैसे वैसे क्या होगा, इनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही इनका निर्माण होगा, यहाँ एसिटिक एसिड बनेगा, और एसिटिक एसिड क्या करेगा? इस अभिक्रिया में किसकी तरह काम करने लग जाएगा? उत्प्रेरक की तरह, और अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं उनको बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। तो क्या बोलूंगा? ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में स्वयं क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अभिक्रिया के अंदर बना उत्पाद ही किसकी तरह काम करने लग जाए? उत्प्रेरक की तरह, तब हम उसको बोल देंगे स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, हेडिंग डालो स्वतः उत्प्रेरक और लिखो इसमें, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही बना उत्पाद ही उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगे, कार्य करने लगे, तो इसे तो इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो यहाँ क्या हम बोल देंगे? इस अभिक्रिया में स्वतः उत्प्रेरक कौन है?
एसिटिक एसिड। स्वतः उत्प्रेरक है एसिटिक एसिड। इसको ब्रैकेट में लिखना, इथाइल एसिटेट। हो गया। इसमें लिखो, एक लाइन लिखो, प्रारंभ में एसिटिक अम्ल की अनुपस्थिति में अभिक्रिया धीमी गति से होती है। अभिक्रिया धीमी गति से होती है, लेकिन एक बार एसिटिक अम्ल के निर्माण के बाद एसिटिक अम्ल के निर्माण के बाद एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। प्रेरक की तरह कार्य करता है तथा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हो गया। तो ये था स्वतः उत्प्रेरक। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैव उत्प्रेरक की। ये क्या होता है भाई जैव उत्प्रेरक? देखो नाम से पता चल रहा है, जैव वर्ड किसके लिए आता है? जीवों के लिए, ठीक है ना। तो जीवों के लिए उत्प्रेरक क्या मतलब हुआ इसका? देखो क्या होता है कि जीवों के शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है, ठीक है ना। पाचन होता है हमारे शरीर में तो पाचन में भी क्या है, हजारों की संख्या में रिएक्शनें हमारे शरीर में होती है। श्वसन में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है हमारे शरीर में, ठीक है ना। परिसंचरण में, उत्सर्जन के अंदर, हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके अंदर, तंत्रिका तंत्र, यहाँ बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उनकी गति को भी तो नियंत्रित करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होते हैं? उत्प्रेरक चाहिए होते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को परिवर्तित करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक, ठीक है। ये सामान्यतः क्या होते हैं? एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। आपने पढ़ा यूरिएज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बहुत सारे टाइप के एंजाइम होते हैं ना, है ना। तो ये सारे एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं और किसके लिए काम करते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग को परिवर्तित करने में काम करते हैं, ठीक है। तो लिखो जैव उत्प्रेरक में लिखो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने के लिए काम में आने वाले पदार्थ
जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट डालो नया ना, एरो डाल के लिखना है इसे नया। देखो, जैव उत्प्रेरक सामान्यतः एंजाइम्स, जैव उत्प्रेरक सामान्यतः एंजाइम्स या एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, अपने बॉडी में क्या होता है, जब यूरिया का फॉर्मेशन होता है, सॉरी यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो किससे होता है? चलो छोड़ो इसको, रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है कि यूरिया से हम क्या बनाते हैं, यूरिया से हम क्या बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे शरीर में अमोनिया से यूरिया भी बनती है, ठीक है। तो एक रिएक्शन है वो हम लिख लेते हैं यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसको हम बोलते हैं यूरिया। यूरिया का जब जल अपघटन होता है तो एक तो बनता है अमोनिया NH3, ये क्या है, अमोनिया, और साथ में क्या बनती है, CO2, ठीक है। तो यूरिया से जब अमोनिया बनाएंगे तो एक एंजाइम काम में आएगा, उसको हम बोलते हैं यूरिएज एंजाइम। क्या बोलते हैं, यूरिएज एंजाइम। ये है अपना जैव उत्प्रेरक, ये एंजाइम जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो ये रिएक्शन लिख लो, यूरिया से अमोनिया बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, यूरिएज। हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो हमें खाने में क्या क्या लेने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेने होते हैं, प्रोटीन लेने होते हैं, और वसा लेनी होती है, खनिज लवण लेने होते हैं, विटामिन लेने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर आप देखो तो बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो, ग्लूकोज लेते हो, फ्रक्टोज लेते हो, है ना, माल्टोज लेते हो ना, सुक्रोज लेते हो। तो बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें से माल्टोज को आपको कन्वर्ट करना है, माल्टोज को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्लूकोज में। हमारी बॉडी में आपने मान लो माल्टोज लिया, तो माल्टोज आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो माल्टोज से ग्लूकोज अगर आपको बनाना है तो एक एंजाइम काम में लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं माल्टेज। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो यूरिएज है, माल्टेज, ऐसे बहुत सारे प्रकार के एंजाइम हमारी बॉडी में काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, नोट कर लो ये एग्जाम्पल भी। जैव उत्प्रेरक, हाँ ये इसी का, ये दोनों एग्जाम्पल जैव उत्प्रेरक के हैं। अब देखो कुछ पदार्थ और होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, रिएक्शंस, बॉडी की जरूरत नहीं है, जब आप किसी लैब में काम करवा रहे हो, इंडस्ट्री में काम करा रहे हो, तब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी बढ़ा सकते हैं या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी कम कर सकते हैं। हमने उत्प्रेरक पढ़ा, क्या होता है उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाली केमिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरक। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को क्या बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। समझ आ गई बात, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक विष। तो एक हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ, प्रभावित करने वाले पदार्थ। पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रेरक वर्धक। देखो नाम से पता चल रहा है वर्धक, वर्धक मतलब बढ़ाने वाला। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा वो क्या होगा, उत्प्रेरक वर्धक। तो लिख दो, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की
उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक रिएक्शन पढ़ी ना आपने, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अभी 2-3 बार हमने उसको डिस्कस किया, कर लिया ना। क्या होती है वो रिएक्शन, N2 प्लस 3H2 चेंज होके क्या बनाता है 2NH3। इसमें उत्प्रेरक क्या होता है भाई, F ही होता है ना। अब यहाँ साथ में क्या करते हैं हम, अमोनिया नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया और उसमें हम आयरन डालते हैं अभिक्रिया मिश्रण में, साथ में क्या डालते हैं उसमें मोलिब्डेनम भी डालते हैं। क्या डालते हैं, मोलिब्डेनम का प्रतीक होता है MO। क्या होता है MO। तो ये MO क्या करता है, Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक है ना, पहले मान लो Fe की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग कुछ रहा होगा, अगर MO भी डाल दोगे ना तो अब Fe क्या करेगा, और अच्छे से काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो Fe क्या है यहाँ पे, Fe तो है यहाँ उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कौन बढ़ा रहा है, MO। तो MO क्या हो गया यहाँ पे, उत्प्रेरक वर्धक ना। तो डेफिनेशन लिख लिया आपने, एग्जांपल नोट कर लो। आपने डालडा घी नाम सुना है ना, डालडा घी नाम सुना है, आपने नहीं सुना क्या, डालडा घी नाम नहीं। हाँ, आप जाते हो मिठाई की दुकान में जाते हो तो ऐसे बोलते हैं ना, मिठाई कौन सी देनी है, डालडा वाली देनी है कि देसी घी की देनी है ना। तो वो डालडा घी कुछ नहीं है, क्या होता है, वनस्पति जो तेल होता है उसका हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है। वनस्पति तेल का क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। ठीक है ना, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, बोलो क्या बनेगा, वनस्पति घी बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया के अंदर निकल उत्प्रेरक की तरह काम में आता है और कॉपर क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करता है। यानी निकल तो क्या करेगा, वनस्पति तेल और वनस्पति तेल में क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा और क्या बनेगा, वनस्पति घी। लेकिन इस निकल की क्रियाशीलता को कौन बढ़ाएगा, कॉपर। तो यहाँ पे निकल तो क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया, जबकि कॉपर क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक। लिख दो ये एग्जांपल भी। कितने बजे होती है क्लास स्टार्ट, 10:30 होती है क्या, 10:30 अभी दो ही तो, दो क्या, 1:30 ही तो बजे, 3 घंटे। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या पढ़ना है, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष नाम से देखो पता चल रहा है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेगा, घटाएगा, वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक विष। देख लो, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो, वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो अभी अपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, क्या थी, N2 प्लस
3H2 चेंज होके क्या बना रहा था 2NH3। इस रिएक्शन में हम क्या बोल रहे थे, Fe किसकी तरह काम कर रहा था, उत्प्रेरक की तरह, और MO किसकी तरह काम करता, उत्प्रेरक वर्धक की तरह। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप MO डालने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो, है ना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो तो ये क्या करती है, Fe की क्रियाशीलता को कम कर देती है। तो यहाँ पे CO डालने से अभिक्रिया वेग बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो Fe क्या है यहाँ पे, उत्प्रेरक तो हो गया Fe, और उत्प्रेरक विष क्या हो गया, उत्प्रेरक विष क्या हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है, नोट कर लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, अब देखो, अब अपने को देखने, उत्प्रेरक होते हैं ना, उनके कुछ गुण होते हैं ना, 7-8 गुण अपने को पढ़ने की, उत्प्रेरक किस किस तरीके से क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दो उत्प्रेरक के गुण, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ उत्प्रेरक। एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेते हैं कि ये निम्न में से Fe उत्प्रेरक काम में आता है, 4 ऑप्शन दे देता है नीचे, है ना। तो हम उत्प्रेरक कुछ लिखेंगे, 15-16 उत्प्रेरक लिखेंगे, और फिर लिखेंगे उनके यूज, ये उत्प्रेरक कहाँ काम में आता है। ठीक है, फिर अपना ये टॉपिक हो जाएगा। हम लिखो उत्प्रेरक के गुण। देखो, सबसे पहली जब उत्प्रेरक की क्लास हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, दो क्रियाकारक होंगे, उनके बीच में आपस में अभिक्रिया क्या करेगा, बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, है ना। लेकिन खुद पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि दुकान पे 2 जने बैठे, है ना, पहले शांति से बैठे, कोई लड़ाई उनके बीच में नहीं हो रही, फिर एक जन आता है, दोनों को क्या कर देता है, हाँ भिड़ा देता है, फिर वो दोनों बढ़िया तरीके से लड़ाई करने लग जाते हैं, बताया था ना। तो उसमें उस तीसरे आदमी का कोई फर्क पड़ा क्या, तीसरे आदमी को क्या फर्क पड़ा, वो 2 लड़ रहे थे, उनको नुकसान होगा, तीसरे आदमी ने जिसने भिड़ाया था उसको फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो उत्प्रेरक वो चीज है, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक की रासायनिक संगठन में और उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें भी जो रिएक्शन होनी है वो किसके बीच में होगी, क्रियाकारकों के बीच। समझ में आ गई बात। तो उत्प्रेरक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, यही है फर्स्ट पॉइंट। देखो, उत्प्रेरक केवल, हाँ, उत्प्रेरकों के गुण में फर्स्ट पॉइंट लिख लो, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं तथा स्वयं, तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। इनके, इनके रासायनिक संगठन तथा, इनके रासायनिक संगठन तथा मात्रा में, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। दूसरी चीज देखो, आपको उत्प्रेरक लेना है ना, तो उत्प्रेरक की मात्रा बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, थोड़ी सी भी मात्रा अगर होगी तो ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक की मात्रा बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी मात्रा से भी क्या हो जाता है, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट लिख दो, सेकंड लिख दो, अभिक्रिया मिश्रण में, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, पर्याप्त होती है। अब देखो,
एक बात बताओ मेरे को, मैंने जितनी भी अभी रिएक्शन लिखी है, क्या मैंने कभी भी किसी भी रिएक्शन में दो एक सी रिएक्शन लिखी है, सॉरी दो अलग अलग रिएक्शन लिखी है, क्या उसमें सेम उत्प्रेरक काम में लिया है क्या? नहीं लिया है ना? तो उत्प्रेरक की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट होती है। कैसी होती है? विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या होता है कि एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है ना? सारी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता है। ऐसे नहीं है कि एफ उत्प्रेरक ले लिया तो कहीं भी डाल दो वो सबकी जगह अभिक्रिया वेग को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। एफ के लिए फिक्स अभिक्रिया है कि इस अभिक्रिया में डालोगे ना तो ही क्या होगा? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्टता। क्या बोलते हैं? तो विशिष्टता होने का मतलब क्या है कि एक स्पेशल रिएक्शन में ही वो काम में आएगा। ऐसे नहीं है कि एफ को हर किसी रिएक्शन में यूज कर रहे हो, वहां पे फिर वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा या कम नहीं करेगा। समझ गए? तो लिखो उत्प्रेरक की प्रवृत्ति, उत्प्रेरक की प्रवृत्ति विशिष्ट होती है। प्रवृत्ति प्रकृति कुछ लिख लो, हाँ विशिष्ट होती है। अर्थात एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। नेक्स्ट चीज देखो, उत्प्रेरक जो है ना वो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ नहीं करवा सकता है। ठीक है ना? जैसे ये N2 और H2 है, इनके बीच में क्या होगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था दुकान पे, थोड़ा बहुत तो क्या होगा, जैसे वो दुकान पे आया और दुकान पे क्या हुई? बातचीत हुई, है ना? तो उत्प्रेरक ऐसा नहीं है कि वो बातचीत ही स्टार्ट करवा दे, समझे? बातचीत स्टार्ट नहीं करवाता है। बातचीत स्टार्ट हो जाए तो उसको बढ़ा या कम कर सकता है। समझ गए क्या? यानी उत्प्रेरक क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रियाएं जब होंगी ना तभी वो उनको क्या कर सकता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या कम कर सकता है। ठीक है ना? अगर अभिक्रिया नहीं हो रही है ना तब ये कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये अभिक्रियाओं को प्रारंभ नहीं करवा सकता है। ये क्या कर सकता है? अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद में अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। समझ गए क्या? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को प्रारंभ नहीं करवाता है, केवल उसके वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है? अब जैसे मान लो कोई उत्प्रेरक है ना? मान लिया हमने कोई उत्प्रेरक एक्स उत्प्रेरक है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा ना तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो अगर तापमान को 0 डिग्री कर दिया जाए या तापमान को 80 डिग्री कर दिया जाए तब ये फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। इसका मतलब उत्प्रेरकों के लिए क्या होती है? एक ताप की परास होती है। परास बोले तो रेंज 25 से लेके 30 या 20 से लेके 40। ठीक है ना? जब टेम्परेचर 35 होगा, 38 होगा, तब वो क्या करेगा? अच्छे से काम करेगा। समझे? तो हर उत्प्रेरक के लिए ये क्या हो सकता है? टेम्परेचर की रेंज अलग हो सकती है। समझ गए क्या? तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रत्येक उत्प्रेरक एक तापमान की निश्चित परास में काम करते हैं। लिख लो। देखो प्रत्येक उत्प्रेरक तापमान की निश्चित परास में कार्य करते हैं। तापमान की निश्चित परास में कार्य करते हैं। इस तापमान परास के बाहर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। इनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है।
ठीक है, तो अब हेडिंग डालो, एक छोटा सा पॉइंट बचा है, इधर तो लिख देना उत्प्रेरक और इधर हम लिख लेंगे इनके उपयोग। यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर। तो कुछ इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक है जो काम में आते हैं, इनसे जनरली क्वेश्चन बनता है, वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड का क्या उपयोग है, क्या काम करता है ये SO2 को SO3 में बदलता है। क्या हो रहा है भाई, देखो सल्फर के साथ पहले 2 ऑक्सीजन थे, अब कितने हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण, ये रिएक्शन कहाँ की है, H2SO4 जब हम बनाते हैं, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, गंधक का तेजाब बोलते हैं जिसको, उसको जब बनाते हैं, है ना, उसकी एक विधि है संपर्क विधि। क्या विधि है, संपर्क विधि, ठीक है ना। तो संपर्क विधि के अंदर ये कोई अभिक्रिया आती है, इस अभिक्रिया में वेनेडियम का ऑक्साइड काम में आता है, जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, बढ़ाता है। तो ये कौन सी विधि में आता है, संपर्क विधि में आता है। और संपर्क विधि किसकी है, H2SO4 निर्माण की है। लिख लेते हैं पूरा, H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि में ये काम में आता है। फिर देखो, फिर हम बात कर सकते हैं इसमें सूक्ष्म विभाजित निकल। ना आयरन का लिख लेते हैं पहले, सूक्ष्म विभाजित आयरन, है ना। ये जो सूक्ष्म विभाजित आयरन है, ये वही हेबर प्रक्रम जो हमने पढ़ा था, उसमें अमोनिया का निर्माण हम जब करते हैं तब उसमें काम में आता है। तो उपयोग कहाँ है, ये हेबर विधि में अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है, वहां पे ये काम में आता है। क्या, फिर देखो Fe, हाइड्रोकार्बन होते हैं कुछ कुछ केमिस्ट्री में केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। ये जितने भी होते हैं ना, इनमें से कुछ के निर्माण के लिए, है ना, एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फिशर ट्रॉप्स मेथड, है ना। उस फिशर ट्रॉप मेथड के अंदर क्या प्रयोग किया जाता है, Fe। तो किसका होता है, हाइड्रोकार्बन निर्माण का। तो लिख देता हूं, हाइड्रोकार्बन निर्माण के फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में। सवाल कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोकार्बन के फिशर ट्रॉप संश्लेषण में निम्न में से उत्प्रेरक काम में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा वेनेडियम ऑक्साइड, है ना। Fe आ गया, निकल आ गया, कॉपर आ गया, तुम क्या करोगे, Fe, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर निकल। निकल अभी पढ़ा था, वनस्पति तेल से क्या बना रहे थे, वनस्पति घी। लिख लेते हैं निकल, वनस्पति तेल से आपने बनाया क्या, वनस्पति घी। अब हमने किसका प्रयोग किया है, निकल का। दूसरा है तुम्हारा रेने निकल, है ना, सेम सेम दिखे इसलिए ऐसे ही लिख देता हूं, रेने निकल। रेने निकल क्या होता है भाई, और कहाँ इसका यूज होता है, देखो HNO3 जो होता है, क्या बोलते हैं HNO3 को, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो नाइट्रिक एसिड निर्माण की एक प्रक्रम होता है जिसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रक्रम। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो HNO3 निर्माण के ये कहाँ काम में आएगा, HNO3, इसका नाम क्या होता है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड।
मैं लिख सकता हूं HNO3 निर्माण के पोस्ट वाल्ड प्रक्रम में किसका प्रयोग करेंगे? रेने निकल का। ठीक है, फिर देखो रेने निकल के अलावा हम बात कर सकते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड की, है ना। देखो एक होता है क्यूप्रिक, एक होता है क्यूप्रस। Cu जब प्लस की फॉर्म में होगा तब इसको बोलेंगे क्यूप्रस। लिख लो, कॉपी के टॉप पे लिख लो प्लस, और +2 में होता है तब इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक। कॉपी के टॉप पे लिख लो, याद रह जाए। क्या? +1 जब होगा कॉपर का आवेश तब इसको क्यूप्रस बोलते हैं, +2 होगा तब इसको क्यूप्रिक बोलते हैं। हो गया, हटाओ इसको। क्यूप्रिक क्लोराइड क्या होगा? CuCl2। क्या नाम होता है इसका? क्यूप्रिक क्लोराइड, है ना। तो जो क्यूप्रिक क्लोराइड है इसको इधर लिखना, एक होता है डीकन प्रक्रम। और किसके लिए काम में आता है डीकन प्रक्रम? क्लोराइड के निर्माण में, है ना। क्लोरीन या सॉरी हाँ, क्लोरीन गैस निर्माण के डीकन प्रक्रम में। तो डीकन प्रक्रम के अंदर किसका प्रयोग होता है भाई? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। ये भी नोट कर लो। नेक्स्ट उत्प्रेरक हमारा प्लेटिनम रोडियम गोज। ये क्या होता है? गोज क्या होता है? गोज क्या होगा? एक ऐसी जाली आपने देख रखी है ना, जो घरों में खिड़कियां होती है उसमें लगाते हैं इस तरह की जाली। तो प्लेटिनम और रोडियम, प्लेटिनम की जाली या फिर रोडियम की अगर जाली बनी हुई है ना तो उसको बोलते हैं प्लेटिनम रोडियम गोज। तो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कब? HNO3 बनाना होता है, किसमें? HNO3। और किससे बनाना होता है? अमोनिया से। ठीक है, NH3 से अगर आप HNO3 बनाना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। 3 4 हो, 5 7 हो रहा है बस, वो लिख लेते हैं। तो लिख लो इसमें NH3 से HNO3 उत्पादन में, NH3 से HNO3 उत्पादन में। फिर प्लेटिनम रोडियम गोज के अलावा अपन लिख सकते हैं इसके अंदर प्लेटिनम चूर्ण, है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है? H2SO4 क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि? संपर्क विधि। फिर हम लिख सकते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, बनाते इससे क्या भी है? H2SO4 बनाते हैं, लेकिन इसके लिए अलग विधि है, सीसा कक्ष विधि है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं H2SO4 बनाने की सीसा कक्ष विधि में। फिर देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बाद में हम बात कर सकते हैं गरम एल्यूमिना, है ना। गरम एल्यूमिना एल्कोहल से क्या? ईथर बनाने में। एल्कोहल से ईथर बनाने में, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं इसमें डाइस्टेज एंजाइम। इसका क्या काम है? स्टार्च से क्या बनाना? माल्टोज। स्टार्च से माल्टोज बनाने में इसका यूज कर सकते हैं।
अब देखो आपने पाचन तंत्र पढ़ा है क्या? पाचन तंत्र आपने पढ़ा है तो कुछ ऐसा सा हम डायग्राम बनाते हैं। ये जो जे आकार की ये थैली है इसको हम क्या बोलते हैं? आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय में एक एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? लार। मुंह के अंदर क्या होती है? लार। लार में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, फिर नीचे जाएंगे हम किस में? आंतों में, है ना। आंतों से पहले यहाँ बीच में एक ब्रेड के आकार की ऐसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। और ये हो गई तुम्हारी आंत। तो देखो, लार में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। आमाशय में कौन सा है? पेप्सिन। अग्नाशय में कौन सा है? ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। और आंत में कौन सा है? इरिप्सिन। ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं। टाइलिन जो एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम, ये क्या करता है? लार में होता है। तो लार में होता है तो इसका कुछ काम होता होगा, है ना। लार में इसका काम क्या होता है टाइलिन एंजाइम का? स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? बताओ, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। स्टार्च तो क्या बनेगा? स्टार्च से क्या बनेगा? ग्लूकोज। काम कौन करेगा? टाइलिन। इसके नीचे आ जाओ, कौन है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन जो होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? हाँ, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो अम्ल में नहीं करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और फिर जो पेप्टाइड है वो आगे जाएगा आंत में, तब वो कन्वर्ट होएगा अमीनो एसिड। ठीक है ना। प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड में। तो फिर कौन आ रहा है तुम्हारा पेप्सिन के बाद में? ट्रिप्सिन। और ये स्टार्च से माल्टोज, ये कहाँ बनेगा? लार। और ये स्टार्च से सेल्यूलोज, नहीं ये लार, ये नहीं है। ये लार हो गया। फिर ये पेप्सिन, ये कहाँ है? आमाशय में। फिर कौन है 14 नंबर? कौन है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ है? अग्नाशय में। ये भी क्या करता है? प्रोटीन से क्या बना देता है? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ये कहाँ है? अग्नाशय में। एक बच गया हमारा, कौन सा? हाथ का बच गया ना। हाथ में कौन आएगा? इरिप्सिन। ये भी क्या करेगा? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देगा। ये सारे के सारे क्या है? एंजाइम है। इरिप्सिन एंजाइम, ये भी क्या करेगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और काम कहाँ करेगा? आंत में। तो ये हमारा मोटा मोटी जो एक लिख सकते हैं हम जाइमेज का, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल बनेगा। तो बस यहाँ पे अपन कर लेते हैं इसको। एक थोड़ा सा लिख लो, इधर 16 नंबर है ना, जाइमेज एंजाइम। ये क्या काम करेगा? ग्लूकोज से क्या बना देगा? इथाइल एल्कोहल। यहाँ तक था अपना टॉपिक, और उत्प्रेरक कंप्लीट होता है यहीं पे। ठीक है।